सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेवपार। पिछले चंद माह में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से हुकूमत के मौशी इक़दामात पर एतमाद का इजहार किया जा रहा है। ओवरसीज़ इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से होने वाले हालिया सर्वे में पाकिस्तान में कारोबारी एतमाद में वाज़े इजाफे का रुझान देखा गया है, जैसा कि OICCI की हालिया बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे में देखा गया है। सर्वे के मुताबिक मजमूई एतमाद में 11 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, जो अब पॉजिटिव 22% तक पहुँच गया है। अब इसकी खास बात यह है कि सर्विसेज सेक्टर ने 2017 के बाद सबसे ज़्यादा एतमाद का मुजाहरा किया है, जो 24% तक पहुँच गया है। रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग में भी मामूली बेहतरी देखी गई है। कारोबारी इदारे मुतारिक हो रहे हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट और ऑपरेशंस को बढ़ाने की तवक्को रखते हैं। इन्वेस्टमेंट और न्यू ऑर्डर्स के हवाले से भी स्टैटिस्टिक्स खासे उम्मीद अफजा नजर आ रहे हैं। नए ऑर्डर्स इंडेक्स 26% से बढ़कर अब 41% तक पहुँच चुके हैं, जिसमें सर्विस सेक्टर ने शानदार तरक्की की है। नई मुलाजमतों के मौक़ों में भी इजाफा हुआ है, जिससे जाहिर होता है कि बिजनेस सेक्टर में हायरिंग खासी बेहतर हो रही है। अब इस सारे मंजरनामे में जो सेक्टर सबसे ज़्यादा ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है वो इंडस्ट्री में जनरेटिव AI का इस्तेमाल है, जिसमें 43% अरकान पहले ही शामिल हो चुके हैं। यहाँ तक कि 81% ये तवक्को रखते हैं कि मुस्तकबिल में ये AI बहुत ही अहम कारोबारी काम संभाल लेगा। ताहम कारोबारी तरक्की की राह में हाइल मुश्किलात में महंगाई अभी भी सर फहरिस्त है, और इसके साथ फिर टैक्सेशन का मामला है, और बाज़ सूरतों में डबल टैक्सेशन के मसाइल इंडस्ट्री का पहिया जाम करने को खड़े हैं। लेकिन साथ ही साथ रुपए की गैर मुस्तहकम सूरत-ए-हाल और करप्शन की वजह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन महदूद होकर रह गई है, और उस पर हुकूमती पॉलिसीज़ की गैर मुस्तकिल मिजाजी अब भी बड़े ख़तरात बने हुए हैं। यानी पॉलिसी साजी जो है वो लॉन्ग टर्म नहीं की जा रही है। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ कैसे बनाई जा सकती हैं, और इस जो कॉन्फिडेंस है इस वक्त OICCI का पाकिस्तान के ओवरऑल माहौल पर, इसमें मजीद कैसे इजाफा हो सकता है, ये नंबर्स कैसे मजीद बेहतर हो सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। अली फरीद ख्वाजा साहब, चेयरमैन K-Trade सिक्योरिटीज़ के हमारे साथ मौजूद हैं। अली फरीद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब हम जो रेटिंग्स हैं पाकिस्तान की, वो OICCI का सर्वे हो, वो दीगर रेटिंग एजेंसीज़ के सर्वेज़ हों, हम देख रहे हैं कि वो मुस्तकिल ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो पाकिस्तान में इस वक्त कारोबारी माहौल को बेहतर होता आप देख रहे हैं, खासतौर पर OICCI के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें? जी, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि ये जो जैसा ये सर्वे जो था, ये ओवरसीज़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो एक इदारा है पाकिस्तान में, जिसके मेंबर्स जो है पाकिस्तानी कंपनीज हैं जो बाहर बिजनेसेस करती हैं, उनका सर्वे भी ये शो करता है कि पाकिस्तान में बिजनेस ऑप्टिमिज्म इम्प्रूव हो रहा है। और जैसे आपने दुरुस्त कहा कि इससे पहले भी जो बिजनेस सेंटिमेंट के सर्वे से आए हैं, उन सब ने इम्प्रूवमेंट शो की है। मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि अखबारात से मैं पढ़ता हूँ और ज़्यादातर उसमें सुर्खियाँ यही होती है कि जी नई मल्टीनेशनल जो है पाकिस्तान से छोड़ के जा रहे हैं और सेंटिमेंट बहुत ख़राब है। मगर जब भी कोई सर्वे हुआ है, सर्वे ने यही शो किया है कि चीज़ें इतनी ख़राब नहीं है जितनी अखबार की सुर्खियाँ दिखाती हैं। सही, लेकिन अब अली फरीद साहब, ये ज़ाहिर है चूँकि FDI हम बहुत बड़ी तादाद में नहीं आती देख रहे, गो के सॉफ्ट कमिटमेंट्स बहुत हैं, MOUs बहुत सारे हैं, जॉइंट वेंचर्स अनाउंस होते हैं, लेकिन उनको ऑन ग्राउंड आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो शायद इसलिए भी ये परसेप्शन बनता जा रहा है कि मल्टीनेशनल्स के जाने को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, लेकिन जो FDI आने का नंबर या फिगर है वो उसको कम्पीट नहीं कर पा रहा है। जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि फॉरेन जो कंपनी थी वो ज़रूर पाकिस्तान से और बाकी ममालिक से भी वो अपना बिजनेस कर्टेल कर रही है। ये जो सर्वे है ये पाकिस्तानी कंपनीज का सर्वे है, और पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स जो है वही उन बिजनेसेस को खरीद रहे हैं जो फॉरेन इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं। तो मेरे लिए ज़्यादा खुश आइंद बात है कि पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स पाकिस्तान की इकॉनमी पे ज़्यादा पॉजिटिव हैं, वो पाकिस्तान में और इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिजनेसेस खरीद रहे हैं, इसका मतलब है पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। मुझे ज़्यादा परेशानी होती है कि अगर पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो हैं वो पाकिस्तान से पैसा बाहर निकाल रहे होते। तो आप दुरुस्त कह रहे हैं कि FDI के एरियाज में हमारी वीकनेस है, और बाहर के इन्वेस्टर्स इस वक्त पाकिस्तान में इन्वेस्ट ज़्यादा नहीं कर रहे जितना करना चाहिए। और ये बात भी आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि हो सकता है कि जो MOUs की बहुत ज़्यादा एक अनाउंसमेंट आती रहती है, उसकी वजह से एक गैप बन गया हो कि लोग थोड़ा से वो होंगे या कि इतने ज़्यादा MOUs पब्लिश होते हैं, इन्वेस्टमेंट तो कोई नहीं आती। मगर सर्वे रिजल्ट फिर भी ये शो करता है कि पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स, पाकिस्तानी बिजनेसमैन
ऑप्टिमिस्टिक है हमारी इकॉनमी के बारे में। और हम देख रहे हैं कि जो इस वक्त प्राइवेटाइजेशन का एक सिलसिला हुकूमत ने शुरू किया, उसमें भी पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स जितने भी हैं वो बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं, चाहे वो PIA की प्राइवेटाइजेशन हो, HBFC हो, फर्स्ट वुमेन बैंक हो या दीगर सारे इदारे हों, कोशिश कम से कम वो कर रहे हैं अपना पैसा इस वक्त पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने की। तो ये पूरी सूरत हाल कितनी मुआविन साबित हो सकती है, ये कितनी हेल्प या सपोर्ट कर सकती है FDI को लाने के लिए? ज़ाहिर है फॉरेन इन्वेस्टर उसी वक्त अट्रैक्ट होगा मार्केट में जब लोकल इन्वेस्टर पहले से मौजूद होगा और एक कारोबारी माहौल पर उसका एतमाद बरकरार होगा। जी, मैं तो लोकल इन्वेस्टर्स का सपोर्टर हूँ, मैं तो लोकल पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स का चैम्पियन हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो ग्रो करे और वो इन्वेस्ट करे, क्योंकि वो पाकिस्तानी बिजनेस से उनका पैसा यहाँ पे रहना है। फॉरेन इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करता है तो वो ज़रूर पैसा जो पाकिस्तान में पैसा बनाता है वो बाहर ले जाते हैं, क्योंकि वो जिस कंट्री से वो आया है उसकी प्राइमरी एसोसिएशन तो होम कंट्री के साथ है। तो एज अ पाकिस्तानी मैं ज़्यादा प्राउड फील करूँगा कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन ना सिर्फ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे, वो पाकिस्तान के बाहर भी ग्रो करे। तो आपने दुरुस्त कहा कि जैसा PIA की प्राइवेटाइजेशन में जो 2 ग्रुप शॉर्ट लिस्टेड हो रहे हैं, हबको वाले और हबीबुल्ला ग्रुप, और जो दूसरा मोहम्मद अली तब्बा का जो ग्रुप है, वो दोनों पाकिस्तानी कंसोर्शियम्स है और मुझे ये अच्छी बात थी। दिस इज़ गुड फॉर पाकिस्तान। सही। और ये ज़ाहिर है अब ये जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं या टैक्सेशन की रिफॉर्म्स हैं, अब इनको कितना तेज़ करने की इस वक्त ज़रूरत है ताकि इन लोकल इन्वेस्टर्स को इंसेंटिवाइज़ किया जा सके, इनकी मुश्किलात को भी फिर हल किया जा सके, चूँकि इनका अगर इंटरेस्ट है और आगे इनके लिए कॉम्प्लिकेशन सर उठाकर खड़ी हैं तो फिर इनके लिए भी इन्वेस्टमेंट करना इतना आसान नहीं होगा। तो इसमें हुकूमत का भी एक मेजर रोल आप देख रहे हैं? बिल्कुल, दोनों रिफॉर्म्स जो आपने बोला वो ना सिर्फ ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो लोकल और हम सब के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हमारे मेरे और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, आवाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ सरमायाकार के लिए या इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और इस चीज़ को तो अब हुकूमत खुद भी रिकगनाइज कर चुकी है। अभी जो हालिया कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें SIFC के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है उन्होंने भी ये बोला, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी इस बात को रिकगनाइज किया। तो आई थिंक इस पर तो कोई दो राय नहीं है कि टैक्स रिफॉर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट है और ये हम सब के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है वो भी उसमें ये कोई हमारे अपने लिए बेहतर है और ज़रूरी है कि जल्द से जल्द हो। तो आप दुरुस्त कह रहे हैं। और अली फैज़ साहब, ये IMF के प्रोग्राम में रहते हुए क्या इन रिफॉर्म्स को करना मुश्किल होता है, या उनसे वो तो खुद ये चाहेंगे कि ये रिफॉर्म्स हों ताकि एक शफाफियत आए इस वक्त निज़ाम में और इन्वेस्टमेंट को भी लाया जा सके, राग़िब किया जा सके? तो ये क्या IMF प्रोग्राम इसमें कोई रुकावट है या थोड़ी सी इंटेंशन या विल का ये हमें इशू समझना चाहिए? जी, आपने मुश्किल सवाल किया और आप बिल्कुल आपने सही पॉइंट पे वो आपने लेके गए कि काफ़ी दफ़ा कुछ जगहों पे हम IMF को ब्लेम कर देते हैं, मगर आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि IMF भी वही चाहता है जो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए अच्छा है। कि टैक्स हम क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ना कि जो लोग टैक्स देते हैं उन्हीं पे आप ज़्यादा टैक्स ना लगाए। इस वक्त सैलरी क्लास पे जो टैक्स है वो हम सबको हर्ट कर रहे हैं। आप इससे बेहतर है कि आप टैक्स नेट ब्रॉडन करें। ये बात हम कई सालों से, शायद कई दहाइयों से कर रहे हैं। इसी तरह स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है कि आप प्राइवेटाइजेशन करें या आप अपने जो है बर्डन, जो गवर्नमेंट जो है अपना फुटप्रिंट कम करे। ये कोई ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, ये वही बात है जो कई दहाइयों से कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ज़रूर जो लॉबी ग्रुप और वेस्टेड इंटरेस्ट हैं बड़े स्ट्रॉन्ग, जो कि इन चीज़ों को नहीं होने देते, क्योंकि अगर वो वेस्टेड इंटरेस्ट ना होते तो हम सब ये कहते हैं कि ये करें, होना चाहिए, मगर एक हमें रिजल्ट ये बता रहा है कि वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वो मेरे और आपके और पाकिस्तान के और पाकिस्तानी इकोनॉमी के और पाकिस्तानी आवाम के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है और बड़े स्ट्रॉन्ग है। सही। और अली फैज़ साहब, ज़ाहिर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है और पाकिस्तान अभी भी जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में पीछे रह गया। उसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स भी इस वक्त खासी हमें पीछे दिखाई देती हैं। अब हम आहिस्ता आहिस्ता इस टेक्नोलॉजी की तरफ आ रहे हैं, तो ये जो एक्सपोर्ट्स में हम खासा पीछे रह गए पिछले 10, 15, 20 साल में, ये इसको कवर अप किया जा सकता है? चूँकि प्लान्स और प्रोग्राम्स हम अनाउंस कर देते हैं लेकिन उसके अकॉर्डिंग हमें चीज़ें इम्प्लीमेंट होती नहीं नज़र आ रही होती। जी, ये बिल्कुल कर सकता है। टेक्नोलॉजी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हुकूमत की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। इसमें हमारे अवाम और हमारे यंग पीपल जो हैं उन्होंने प्रूव किया है कि वो खुद ब खुद सीख सकते हैं। वो बड़े रिसोर्सफुल हैं, वो ऑनलाइन जाते हैं, सीख लेते हैं, खुद ही पैसे बनाते हैं। मैं इतने लोगों से मिलता हूँ कि उनके घर में जाता हूँ तो वो कहते हैं हमारा बच्चा जो है वो तो अब स्कूल आगे कॉलेज जाना नहीं चाहता, वो कहते हैं मैं खुद ही फ्रीलांसर्स पे पैसे बना रहा हूँ। तो अपने टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में ऐसी कई मिसालें ऐसी कि लड़के लड़कियाँ घर में बैठ के बिजनेसेस कर रहे हैं और वो कंपनीज बना रहे हैं, रेवेन्यूज़ बना रहे हैं। AI के एरिया के अंदर पाकिस्तानी
इंटरनेशनल स्टार्टअप्स भी कुछ यूनिकॉर्न्स बन गई है, कुछ पाकिस्तानी कंपनीज भी ऐसी हैं जो $100 of millions के रेवेन्यूज़ बना रही हैं। तो एक ऐसा चीज़ है जिसमें हम नेचुरल, हमारी स्ट्रेंथ है क्योंकि हमारे लोग यंग है और तेज़ लोग हैं। दूसरा बात यह है कि मुझे हुकूमत की भी जो मैंने जितने भी प्रोग्राम्स देखे हैं, वो हाई मिनिस्ट्री आईटी के हो या और इदारों के हो, वो बड़े ही प्रॉमिसिंग लगे हैं। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने गूगल के साथ मिलकर एक फेलोशिप, एआई फेलोशिप निकाली है। मेटा के साथ भी वो ट्रेनिंग करा रहे हैं, चाइनीज़ कंपनीज भी इन्वॉल्व हो रही हैं। तो आई थिंक ये मुझे बड़ा प्रॉमिसिंग लगता है। और जो आईटी मिनिस्टर काम कर रही है या जो बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स इस एरिया पे काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि दिस विल बी अ पॉकेट ऑफ एक्सेलेंस और इसमें हमें अच्छी खबरें मिलेंगी। और ये चूँकि बहुत तेज़ी से ग्रो करता हुआ सेक्टर है, इस पर फोकस भी इस वक्त हुकूमत का बहुत ज़्यादा है और ज़ाहिर है इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट से हम अपनी मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं। तो जो हमारे एग्जिस्टिंग सेक्टर्स हैं इस वक्त, उन्हें तो एक एहसास महरूमी वाली कैफियत का सामना नहीं है कि हुकूमत का ज़्यादा फोकस इस एक सेक्टर पर है जो कि ज़ाहिर है कि बहुत तेज़ी से ग्रो भी कर रहा है, और ये बुनियादी वजह है कि दीगर सेक्टर्स निगलेक्ट हो रहे हैं या उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। जी, मैं आपके सवाल को दो तरीके से देखूंगा। एक तो जैसा मैंने कहा कि टेक की ग्रोथ में हुकूमत का इतना ज़्यादा कोई क्रेडिट वो नहीं है रोल, वो तो हम खुद ही अच्छा कर रहे हैं और क्योंकि हमारे लोग अच्छे हैं और वो यंग है और एनर्जेटिक है। तो हुकूमत कुछ करे ना करे, वो फिर भी हम ग्रो करेंगे और अच्छा ग्रो करेंगे और काफ़ी पोटेंशियल है उसमें। आपका पॉइंट दुरुस्त है कि दूसरी साइड पे जो हमारे ट्रेडिशनल सेक्टर है, खासतौर पे टेक्सटाइल वगैरह, उसमें हुकूमत को सपोर्ट देने की ज़रूरत है। सवाल ये बनता है कि ऐसी क्या सपोर्ट दे कि वो सेक्टर ज़्यादा कंपेटिटिव हो, क्योंकि हम कई दहाइयों से हम इन सेक्टर्स को सपोर्ट दे रहे हैं और उनको अभी भी सपोर्ट चाहिए। तो मेरे ख्याल में जो हमें सपोर्ट देनी चाहिए हुकूमत की तरफ से वो ये है कि मार्केट एक्सेस दे उनको। जो हमारी इस वक्त इंटरनेशनल रिलेशनशिप अच्छे हो रहे हैं, तो हमें चाहिए कि ये MOUs करने के बजाय हम उन कंट्री से कहें कि बस आप हमें मार्केट एक्सेस दे दें। हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो चीज़ें बना रहे हैं, जो टेक्सटाइल की चीज़ें बना रहे हैं, जो बाकी फूड वगैरह की चीज़ें बना रहे हैं, आप उनके प्रोडक्ट्स अपने मुल्क में हमें बेचने दें ताकि आपके मुल्क में वो बिक सके। तो ये हमें मांगना चाहिए। तो डेफिनेटली इन सेक्टर को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जैसा आपने दुरुस्त कहा कि इन सेक्टर्स को तो ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में तो इतनी ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद ही कर लेगा। और अली फैज़ साहब, कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? एनर्जी टैरिफ नहीं कम कर सके हम, हमने कोशिशें कर ली, IPPs से बात कर ली, मुज़ाकरात हो गए, कुछ IPPs को अर्ली रिटायरमेंट की तरफ भेज दिया, लेकिन एनर्जी टैरिफ अभी भी कमोबेश वो वहीं मौजूद है। फिर सेक्टर के लिए, इंडस्ट्री के लिए गैस भी इस वक्त महंगी होती जा रही है, यानी जो एनर्जी वाला एरिया है वहाँ पर कोई ख़ास हमें कामयाबी नहीं मिल सकी। टैक्सेशन भी हम उस तरीके से नहीं कम कर सके। जो इंटरेस्ट रेट है हमारा वो भी अभी तक डबल डिजिट में, बिजनेस कम्युनिटी उसको सिंगल डिजिट में लाना चाहती है। ये वाले इश्यूज़ नहीं सॉर्ट आउट हो पा रहे हैं अभी भी, ख़ास तौर पर प्राइवेट सेक्टर के लिए। जी, हम घूम के फिर उसी पॉइंट पर आ गए जो आपने पहले भी जिसका आपने किया कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्यों नहीं हो रहे और टैक्सेशन के रिफॉर्म्स क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि ऑल ऑफ दीज रिफॉर्म्स फीड इनटू द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि हमारी एनर्जी कॉस्ट भी ज़्यादा है, हमारी रियल एस्टेट कॉस्ट भी ज़्यादा है, हमारी फाइनेंसिंग कॉस्ट भी ज़्यादा है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारी टैक्सेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अब तो बहुत ज़्यादा है, मतलब दुनिया के ममालिक आपस में कम्पीट कर रहे हैं कि टैक्स कम से कम रखें ताकि बिजनेसेस मूव करें। आपके साथ ही दुबई है, UAE है, जहाँ पे कोई टैक्स ही नहीं है, पर्सनल टैक्स भी नहीं है और बिजनेस टैक्स भी बहुत कम है। तो लोग क्यों आपके मुल्क में आके इन्वेस्ट करें जबकि वो दुबई में कर सकते हैं? तो आप दुरुस्त कह रहे हैं कि हम घूम के वही आ जाते हैं कि जब तक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं होते, जब तक बाकी सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट, ज़्यादातर इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट करना वो मुश्किल है। मगर जिस तरह गोइंग बैक टू द सर्वे रिजल्ट्स, सर्वे का रिजल्ट ये शो कर रहा है कि पीपल आर होपफुल कि गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है और उस काम से आगे फ्यूचर में बेहतरी आएगी। दैट्स व्हाट द सर्वे रिजल्ट शोज, और ये हमें हर चीज़ में नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि डिस्पाइट द चैलेंजेस, होप एंड ऑप्टिमिज्म इज देयर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली फरीद ख्वाजा साहब, चेयरमैन के ट्रेड सिक्योरिटीज़ हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुन लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट से पिछले 10 साल में तकरीबन $3 अरब निकाल लिए गए हैं। अब इसका कितना इम्पैक्ट इस वक्त स्टॉक मार्केट पर पड़ा है, इसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि उसमें 300% इजाफा हुआ इंडेक्स में और अब वो 170 के अराउंड मौजूद है। तो वॉल्यूम कितना बढ़ा है या कितना कम हुआ है, एक ब्रेक के बाद इस पर तफसीली बात करेंगे।
एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने हालिया बरसों में एक गैर मामूली तरक्की देखी है, जिसमें PSX 100 इंडेक्स 300% बढ़कर तकरीबन 1,70,000 पॉइंट्स तक जा पहुंचा है। ये तरक्की लिक्विडिटी, इन्वेस्टमेंट में मार्केट में रिफॉर्म्स के साथ साथ मजबूत कॉर्पोरेट मुनाफे और पहले से मौजूद अंडर वैल्यूड शेयर्स की मौजूदगी की वजह से हुई है। ताहम इसके बावजूद गुज़िश्ता 10 साल में गैर मुल्की सरमायाकारों ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से तकरीबन $3 अरब निकाल लिए हैं, जो माशी अदम काम के अलावा सियासी बेयकीनी की सूरत हाल के साथ बढ़ते हुए एनर्जी टैरिफ के साथ साथ बढ़ते हुए कर्ज और मुतादिद IMF प्रोग्राम्स की वजह से पैदा होने वाले एतमाद में कमी को जाहिर करती है। अब यहाँ पर हमने ये भी देखा है कि हालिया बरसों में कई मल्टीनेशनल कंपनीज ने पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस ख़त्म किए हैं। इसके साथ साथ गैर मुल्की इन्वेस्टर्स अब लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ की तलाश में हैं, जो पाकिस्तान की मौजूदा गैर यकीनी सियासी और माशी सूरत हाल की वजह से अपने आप को महदूद किए हुए हैं। फिर इस पर मज़ीद ये देखें कि शरह सूद में उतार चढ़ाव के साथ करेंसी की कदर में कमी और क्रेडिट स्टैंडिंग में गिरावट और फॉरेन रिजर्व में किल्लत पाकिस्तान को आलमी सरमायाकारी के लिए तवील मुद्दती मार्केट के बजाय अपॉर्चुनिटी मार्केट बना देती है। फिर पाकिस्तान के MSCI एमर्जिंग मार्केट से इखराज ने भी मार्केट अट्रैक्शन को खासी हद तक कम किया है। अब मुस्तकबिल के इम्कानात पर अगर नज़र डालें तो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर हुकूमत निजकारी के साथ सर्कुलर डेट पर काबू पाए और एनर्जी के शोबे में रिफॉर्म्स के साथ साथ टैक्स रिफॉर्म्स और माशी पॉलिसियों में मुस्तकिल मिजाजी को यकीनी बनाए तो पाकिस्तान अगले 5 साल में सालाना 400 से $500 मिलियन तक गैर मुल्की सरमायाकारी ला सकता है। बेसिक इकनॉमिक डिपेंडेबिलिटी के साथ साथ 4 से 5% पायदार GDP ग्रोथ और एक्सपोर्ट्स में इजाफा और इसके अलावा मौसर टैक्स निज़ाम के बगैर कोई कामयाबी मुमकिन नहीं है। न सिर्फ ये बल्कि मुल्की सनत को खाम माल एक्सपोर्ट करने के बजाय वैल्यू एडिड अशिया बनाने पर भी तवज्जो देनी होगी, ताकि गैर मुल्की इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप करें। अब स्टॉक मार्केट ग्रोथ जहां एक खुला इशारा होता है कि इन्वेस्टर्स मौजूद हैं, लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की वापसी रिफॉर्म्स की मुसलसल कामयाबी पर डिपेंडेंट है। पाकिस्तान अगर 3 से 5 साल इकनॉमिक डिपेंडेबिलिटी बरकरार रखे तो एक काबिल एतमाद उभरती हुई इकॉनमी बन सकती है। चैलेंजेस कैसे ओवरकम करने पड़ेंगे, इस पर हम बात करेंगे। अहमद चनाय साहब डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अभी जो पिछले 10 साल में $3 अरब का अखराज हमारी स्टॉक मार्केट से हुआ है, तो इसके बदले में इसको बैलेंस करने के लिए कितनी मजीद इन्वेस्टमेंट इन 10 सालों में आई है? यानी वॉल्यूम पर तो कोई खास असर नहीं पड़ा स्टॉक मार्केट के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, 10 साल में स्टॉक मार्केट का अगर आप सफ़र देखें तो ये एक बड़ा एक तवील और कठिन आजमा सफ़र रहा है कि जहां मार्केट हमारी गिर कर जो है वो लेट से 27-26,000 25,000 पॉइंट पे चली गई, और फिर यही मार्केट जो है वो 1,70,000 पॉइंट पर आज ट्रेड कर रही है। ये जो फिगर्स आ रहे हैं कि $3 बिलियन पाकिस्तान की मार्केट से चला गया, तो मैं ये कहूँगा कि 2015 और 25 के दरमियान जो टोटल ट्रेड हुई है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज और आउटफ्लोज के हिसाब से, वो तकरीबन $28 बिलियन हुई है। उस $28 बिलियन में लेट से $13 बिलियन जो है वो आए हैं और $15 बिलियन जो है वो लेके चले गए हैं। जहां मार्केट इतनी अट्रैक्टिव हो जाए, देखिए 2 फैक्टर्स हैं हमारे, जहां मार्केट अट्रैक्टिव हो जाए वहां लोगों को प्रॉफिट ही शो करने होते हैं, वो अपने मुल्क के प्रॉफिट में रिपैट्रिएट करते हैं। दूसरा, पाकिस्तान को एक बड़ा धचका ये लगा है कि पिछले 10 साल में पाकिस्तानी रुपया डिवैल्यू होके लेट से 100 रुपये से 300 रुपये पे चला गया, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये दोनों फैक्टर जब हम देखते हैं कि एक तरफ डॉलर की गिरावट और एक तरफ मार्केट का उतार चढ़ाव, जिसमें आखिरी 6-8 महीने में हमने मार्केट को जो है वो ऊपर जाते ही देखा है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक कुदरती अमर है कि जो नेट फ्लो, इनफ्लो और आउटफ्लो है उसमें कोई ना कोई फ़र्क ज़रूर बाकी रहेगा। ये जो फ़र्क है, अगर हम देखें कि अगर $28 बिलियन का ट्रेड फॉरेनर्स ने पाकिस्तान के साथ किया है पिछले 10 साल में, तो ये एक बहुत बड़ा ट्रेड है, हमको इसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। हमें इन नंबर्स पे नहीं जाना चाहिए कि ये $3 बिलियन हम माइनस में रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर ये 2 झटके हम पे नहीं आते, एक जो डिवैल्यूशन का जो 100 रुपये से हम 300 रुपये के डॉलर पे चले गए, और दूसरा बड़ा झटका दूसरा मैं समझता हूँ खुश है बात ये है कि मार्केट जो है वो 25,000 से 1,70,000 पॉइंट पर ट्रेड कर रही है। तो जाहिर है कि जिन्होंने नुकसान किए थे पीछे डिवैल्यूएशन की वजह से, उन्होंने वो भी दिखाना था कि जी हमने वहाँ पाकिस्तान में प्रॉफिट्स भी किए हैं, प्रॉफिट जो है वो रिपैट्रिएट भी किए हैं, और ये एक ट्रस्ट लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल था कि उन दिनों में जब यहाँ से $1 बाहर नहीं जा सकता था और उसके बाद डॉलर बाहर जाने की इजाज़त मिली, तो लोगों ने अपने प्रॉफिट्स जो हैं वो बाहर शो किए। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, ये तो ट्रेड है,
नेट इनफ्लो आउटफ्लो अगर आता है और इसमें 10-12% का फर्क रहता है तो मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतरी की तरफ है। आज की हम मार्केट की बात करें तो आज मार्केट जो है वो अपने, मैं समझता हूँ, बहुत अच्छे लेवल्स पर है और इसके ऊपर भी लेवल से हम समझ सकते हैं कि मार्केट के आ सकते हैं। जाहिर है जब 25,000 से 1,70,000 पॉइंट पे जाए तो एक रेंज बाउंड की सिचुएशन आती है, उसमें इन्वेस्टर्स भी मोहतात हो जाते हैं, उसमें जो है वो नए इन्वेस्टर्स जो हैं वो ये समझते हैं कि अब मार्केट जो है वो अपने ऑप्टिमम पीक पे पहुंच चुकी है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि मार्केट में गुंजाइश मौजूद है और मार्केट में गुंजाइश जो है वो चल रही है। तो हमें जो है वो दोनों फैक्टर्स को देखना चाहिए और दोनों फैक्टर्स को सामने रख के जो है वो चलना चाहिए। तो अहमद साहब, ये इस गुंजाइश को कैपिटलाइज कैसे करना है? IMF की तरफ से भी चले एक अच्छी खबर आ गई, उस किस्त की मंजूरी हो गई, अप्रूवल हो गया, इंटरेस्ट रेट भी हमने ग्रेजुअल कम होते होते उसमें 50% की कमी देख ली है, वो क्या वो 5-6 महीनों से स्टैटिक है। तो ये जो इंडिकेटर्स हैं मैक्रो लेवल के, ये इस वक्त मार्केट के लिए बेहतर हैं, बेहतरी की अलामत हैं? ये साल, ये कैलेंडर ईयर अच्छे तरीके से गुजर जाएगा और फिर अगले साल का आगाज़ भी बेहतर हो सकेगा? देखिए, इन फिगर्स पर कौन ये कह सकता है कि मार्केट इंडिकेटर्स अच्छे नहीं हैं? मार्केट इंडिकेटर्स बिल्कुल अच्छे हैं। हमें $1.2 बिलियन का लोन भी मिल गया है, IMF का फ्रेश वो हो गया है, सऊदी अरब का $3 बिलियन हमारा रीरोल हो गया है। इसके बाद आपका जो करंट अकाउंट बैलेंस है वो भी बेहतरी की तरफ जा रहा है, क्योंकि हमारी इंपोर्ट ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन साथ साथ हमारी रेमिटेंसेस जो हैं वो बहुत अच्छी हो रही हैं। आज भी रेमिटेंसेस के फिगर आए हैं कि पिछले नवंबर के मुकाबले में हम 9.4% ज़्यादा हो गए हैं। तो बाय एंड लार्ज ये चीज़ें जो हैं वो एक बहुत पॉजिटिविटी की तरफ हैं। मुझे इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि 2025 बहुत अच्छा गुजरेगा और इसी तरह 2026 भी जो है उसमें भी हम अच्छी नवीद सुना सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपके सामने हैं। मार्केट बेहतरी की तरफ है, लोग प्रोपेगेंडा की पे जाते हैं, लोग शेकी हो जाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब वो दिन गुजर गए कि जहाँ पाकिस्तान की मार्केट जो है वो बहुत सारी फैक्टर्स पर डिपेंडेंट थी। अब पाकिस्तान की मार्केट अपने पैरों पर खड़ी हो रही है, हमारे रिटर्न्स जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर के ये अनाउंसमेंट कि आगे जाकर जो है वो हम टैक्स रेट में भी कमी करेंगे, इंटरेस्ट रेट में भी कमी करेंगे और IMF को इस बात पर आमादा करेंगे कि ये GDP ग्रोथ के लिए ज़रूरी है और इस पे जो है वो GDP ग्रोथ भी इस तरीके से होगी कि जब टैक्सेशन कम होगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट कम होगा, हमारा एनर्जी कॉस्ट कम होगी और फिर हमारा इंटरेस्ट रेट भी कम होगा। तो ये चारों फैक्टर मिला के जो है वो मुल्क में जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ लोग सोचेंगे, देखेंगे और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन पिछले अगले 6-8-10 महीनों में आता है तो ऑटोमेटिकली हमारा GDP भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे लोकल कंडीशंस बेहतर हो जाएंगी और लोगों को ये उम्मीद होगी कि लोकली इन्वेस्टमेंट करने से जो है वो ज़्यादा बेहतर रिटर्न मिलते हैं, ना कि हम बाहर जाकर दुबई, अमेरिका, कनाडा, UK, मलेशिया इन सब जगहों पे इन्वेस्टमेंट करने की बात करें। और अहमद साहब, रुपी डिवैल्यूएशन का जो फैक्टर है, ज़ाहिर है उसने हिट किया है मार्केट को। इस डिवैल्यूएशन को हम क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे? अब हम देख रहे हैं रेमिटेंसेज अपने ऑल टाइम हाई पर जा रही हैं, हर महीने एनुअल $3 बिलियन से ज़्यादा की रेमिटेंसेज आ रही हैं। इसका मतलब डॉलर्स आ रहे हैं मुल्क में। हमने देखा रिजर्व भी इस वक्त एक अच्छी पोजीशन पर मौजूद हैं, एक स्टेबिलिटी वाली कैफियत तो हमें नज़र आ रही है, लेकिन ये डिवैल्यूएशन को हम क्यों नहीं इस वक्त ओवरकम कर पा रहे हैं? रुपी की वैल्यू क्यों स्ट्रेंथन नहीं हो पा रही है? देखिए, मैं समझता हूँ ये भी वक्त के साथ साथ हो जाएगा। हमने एक बहुत मुश्किल और कठिन दौर देखा है। इस मुश्किल और कठिन दौर में हमने अपने एक्सचेंज रेट को मैनेज किया, हमारी रेमिटेंसेज, हमारी जो एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो बढ़ना शुरू हुई आहिस्ते आहिस्ते और अब हम इस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं कि अब टेक ऑफ किया जाए, अब इंटरेस्ट रेट को भी कम किया जाए, अब डॉलर को भी जो है उसकी रियल एक्चुअल वैल्यू पे लाया जाए, तो मैं समझता हूँ कि 250 के ऊपर नहीं है, ये मेरा ज़ाती ख्याल है। तो जब ये सूरत हाल पैदा होगी और हम अपनी इंपोर्ट्स को सस्ती करेंगे डॉलर को रीवैल्यू करके, तो मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज पाकिस्तान का जो इन्वेस्टमेंट सिनारियो है वो बहुत बेहतर जाएगा। CFC ने इस बात को प्ली किया है कि जी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट को कम किया जाए, इंटरेस्ट रेट को कम किया जाए, एनर्जी कॉस्ट को कम किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें मिलकर इस बात की गमनाजी करती है कि हाँ, पाकिस्तान में इंटरेस्ट है लोगों का, पाकिस्तान में लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे और हमारा टैक्सेशन रेट को जो है वो एक मैनेजेबल लिमिट पे लाना चाहिए ताकि लोग पाकिस्तान की तरफ देखें, यहाँ इन्वेस्टमेंट करें और इसको जो है वो फील करें कि चलें टैक्स हेवन तो नहीं, लेकिन एक्चुअली टैक्स कंप्लाइंट अगर हम हो जाएं तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही बड़ा पैराडाइम शिफ्ट होगा और पाकिस्तान की इकनॉमी जो है वो तरक्की कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद शनाए साहब, डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे।
एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पंजाब में गंदम की काश्त का अमल अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है और तकरीबन 99% हदफ जिसमें 16.5 मिलियन एकड़ पर बीजों की बुआई से मुकम्मल हो चुका है, जिससे महकमा ज़राअत ये तवक्को कर रही है कि गंदम की फसल की मजमूई पैदावार 22 मिलियन टन तक पहुँच जाएगी। सूबाई इंतजामिया ने जदीद खतूत पर खाद और अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाई है और जाली अद्वियात के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। मौसमी हालात जो इस वक्त मौजूदा हैं वो भी गंदम की बेहतर पैदावार के लिए साजगार समझे जा रहे हैं, लेकिन माहिरीन ने यह खबरदार भी किया है कि हालात में तब्दीली का इम्कान भी मौजूद है। सूबे में इजाफी पैदावार की हौसला अफजाई के लिए मुकाबले भी हम ये देख रहे हैं कि करवाए जा रहे हैं, जिसमें इनामात के तौर पर मुख्तलिफ किस्म के ट्रैक्टर्स और नकद इनामात भी इसमें शामिल हैं। लेकिन इस बार कैश क्रॉप में सिंध पंजाब से आगे निकल गया है और कपास की पैदावार में सिंध की कारकर्दगी पंजाब पर बहुत बेहतर हमें नज़र आ रही है। अगरचे पाकिस्तान की मजमूई कपास का जो उसका पैदावारी इस वक्त साइज़ है, लागत है, उसमें कुछ कमी आई है, लेकिन गुज़िश्ता साल के मुकाबले में मामूली कमी ये नोट की जा रही है, जिसकी बुनियादी वजह पंजाब में गुज़िश्ता सीज़न में आने वाले सैलाब की तबाहकारियों को बताया जा रहा है। जबकि इस दौरान सिंध ने मुल्क की कपास की मजमूई पैदावार के 51% से ज़ायद हिस्से की पैदावार के साथ इस शोबे में मुस्बत रुझान देखा है। सिंध के अजला सांगड़, सक्खर और खैरपुर बेहतरीन पैदावार देने वाले इलाकों में शामिल हैं, जबकि पंजाब की पैदावार में वाज़ेह गिरावट देखी गई है। खुसूसन मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और भावल नगर में। बलूचिस्तान में भी थोड़ी बहुत बेहतरी हमें देखने को मिली है, जिससे सचलाई में कुछ इस्तेहकाम आया है। पंजाब में पैदावार के खसारे की बुनियादी वजूहात में मौसमी तब्दीलियाँ हैं, फिर कीड़े मकोड़ों की अफजाइश है और फ़ी एकड़ पैदावार में कमी जैसे फैक्टर्स शामिल हैं। अब इस सूरत हाल में सनत को इम्पोर्ट्स की तैयारी करनी होगी ताकि तलब और रसद में जो तवाज़ुन है उसको कायम रखा जा सके। कपास की फराहमी में मुसलसल तब्दीली कारोबारी स्ट्रेटजी को भी मुतासर कर सकती है। अब तमाम मुतल्लिका शोबों में आपस की हम आहंगी बहुत ज़रूरी है। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि सप्लाई में आने वाली कमी को मद्देनज़र रखते हुए इम्पोर्ट मनसूबाबंदी के तहत की जाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान से कपास की जो बेल्स हैं उसकी खाम एक्सपोर्ट पर भी पाबंदी, तो फिर सूरत हाल में कुछ बेहतरी मज़ीद हो सकती है। अब क्या जो पाकिस्तान की इस वक्त डिमांड है गंदम की और कपास की, वो आने वाले सालों में किस हद तक पूरी हो सकेगी, इस पर हम बात करेंगे। मियाँ उमर मसूद साहब सदर किसान इत्तेहाद के हमारे साथ मौजूद हैं। उमर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जो पंजाब में हम गंदम की बुआई के हवाले से ख़ास तौर पर देख रहे हैं, जो मुकाबले हो रहे हैं, जो ये इनामात तकसीम किए जा रहे हैं, ये ऑन ग्राउंड वाकई ऐसा हो भी रहा है और ये बेहतरी हमें वाकई ऑर्गेनिक बेहतरी है? सर देखिए अरबाब भाई, पहले तो मैं आपके दो क्वेश्चन है, एक तो कॉटन के मुताल्लिक है, दूसरा वीट के मुताल्लिक है। पहले मैं कॉटन का आपको आंसर दे दूं कि कॉटन जो है, आप यकीन नहीं करेंगे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी की एक तहसील मेलसी है और कहा यह जाता था कि पूरे सिंध के बराबर एक तहसील की कॉटन होती है। अब हमें बेसिकली फार्मर्स को इसके लिए ब्लेम किया जाता है कि किसान कॉटन नहीं उगाते या किसान उगा नहीं पाते। उसकी रीज़न बैकग्राउंड कोई नहीं समझता कि मुझे याद है कि 2017 में मैं एक मीटिंग में था लाहौर में, तो उस वक्त आज जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है वो है बॉलगार्ड BT1। हम BT2, दुनिया BT4 पे है। हम BT2 उस वक्त पंजाब गवर्नमेंट खरीदना चाह रही थी लेकिन वो नहीं खरीदी। हमने जो सीड 90s का सीड है, हम कॉटन के लिए वो यूज कर रहे हैं। हमारे पास कोई रिसर्च नहीं है और आज तक किसी ने किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट से ये नहीं पूछा कि आपने इस मुल्क को दिया क्या है, कि एक दो मेजर क्रॉप इस मुल्क की कॉटन और वीट और कॉटन दो बड़ी क्रॉप्स हैं, और कोई रिसर्चर ऐसा बताएं कि जिसने कहा हो कि मैंने इस मुल्क को कॉटन का सीड दे दिया। हम इंपोर्टेड सीड यूज करते हैं और वो सीड 90s में आया था और उसकी जो आप कह लें कि लाइफ खत्म हुए भी 15 साल गुजर चुके हैं, लेकिन हम वो सीड इस्तेमाल कर रहे हैं और इस तरफ कोई तवज्जो देने को तैयार नहीं है। कोई भी हो, कोई गवर्नमेंट हो, किसी ने इस तरफ सोचना ही नहीं है। उसकी फेलियर की, कॉटन की तबाही की वजह आप देखें ना, जब कॉटन 60, 70, 100 मन उतरती थी, आज 15 मन उतर रही है, 20 मन उतर रही है और उस पर एक्सपेंस ज्यादा है। उस बीज की पेस्ट रेजिस्टेंस खत्म हो गई है, उसका बिल्कुल वो बेकार हो चुका है और हम उसी को चला रहे हैं। दूसरा नंबर पे जो हमारा इशू है गंदम के मुतल्लिका, तो गंदम के मुतल्लिका जो इशू है, आप देखें
कि हमने जो गंदम थी, गंदम को तो पॉलिसियों ने तबाह किया है, गंदम को किसी आफत से इतना नुकसान नहीं हुआ। गो के सैलाब भी आया, बाकी सब कुछ भी हुआ, लेकिन उनसे इतना नुकसान नहीं हुआ जितनी हमारी पॉलिसियों ने नुकसान किया। कि यहाँ पे एक गवर्नमेंट ने वादा किया, अनाउंसमेंट की और 4,000 रुपए 3900 रुपए रेट अनाउंस किया फी मन, और फिर उसके बाद किसान से नहीं खरीदी, उसको ऐसे छोड़ दिया रुलने के लिए। नेक्स्ट ईयर फिर उस किए गए, पहले निगरान हुकूमत ने किया और फिर मरियम नवाज साहिबा ने किया कि हम आपकी कॉटन, हम आपकी वीट में नुकसान नहीं होने देंगे, मैं आपकी जिम्मेदार हूं। फिर नुकसान हुआ। अब इन गलत पॉलिसीज की वजह से किसान का इसमें आप बताएं कि कहां पे कसूर है? कि किसान तो बेचारा खुद मर रहा है, वो तो पैसे के लिए तरस रहा है, उसके पास तो इतना नहीं है सर्वाइवल कि वो अपना नई फसल काश्त कर सके। और इनको पॉलिसीज मैटर जो है, हमें ये लगता है कि ये जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है इस मुल्क के साथ। वरना हम तो देखे ना, ऐसा कौन सा बिजनेस है दुनिया का, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, कोई फैक्ट्री ऐसी नहीं है कि आप एक दाना जमीन में बोएं और 100 दाने निकले उससे। तो ऐसा ये जो हम कर रहे हैं, ये तो मैं सब ये इस साल जो ये 22 मिलियन टन का जो फिगर इस वक्त कोट किया जा रहा है महकमा ज़राअत की तरफ से, तो आपको नहीं लगता कि ये हासिल हो जाएगा तो पाकिस्तान की जो ज़रूरत है, जो किसानों की ज़रूरत है, वो पूरी हो जाएगी? जो 3500 रुपये फी मन का रेट इस बार अनाउंस किया गया है और ये 22 मन की पैदावार, तो ज़रा इन दोनों फिगर्स को सामने रखते हुए क्या हालात आगे पैदा होने जा रहे हैं? सर देखिए, आप पिछले साल भी इन्होंने गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हमने 99% टारगेट अचीव कर लिया गंदम की सोइंग का। तो फिर अभी क्यों समरियां बन रही हैं कि 10 लाख टन इंपोर्ट की जाए, 15 लाख टन इंपोर्ट की जाए? वो गंदम कहाँ गई फिर? अगर आपने 99% ही सोइंग करा ली थी, अपने टारगेट अचीव कर लिए थे, इस मुल्क की रिक्वायरमेंट का 99% पूरा कर लिया था, तो फिर अभी इतनी गंदम जो आप इंपोर्ट करने की तैयारियां कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? ये जो है, इन चीजों को आप ये इसको छुपाएंगे कि ये रिपोर्ट बाहर ना आए, कि अब गंदम आएगी तो पता भी चलेगा कि आप किसी और मुल्क के किसान को तो फायदा दे सकते हैं, डॉलर्स दे सकते हैं, इस मुल्क को क्यों नहीं? क्योंकि इस मुल्क के किसान से कोई कमीशन नहीं मिलना। बाहर से कोई खरीदेगा तो उसका कमीशन भी होगा, वो सारा कुछ काम ठीक होगा। तो फिर हकीकत क्या, अभी असल सूरत हाल क्या है? ये 22 मिलियन टन, इसका मतलब दुरुस्त फिगर नहीं कोट किया जा रहा, तो एक्चुअल नंबर कितना होगा? गलत फिगर है, बिल्कुल झूठ है। इतनी गंदम काश्त ही नहीं हुई, और इस दफा, पिछली दफा 20 से 25% कम हुई है, और इस दफा हम ये समझ रहे हैं कि 50% गंदम कम होगी, जो हालात है ना किसान के। यानी 11-12 मिलियन टन के करीब प्रोड्यूस होगी, 11-12 मिलियन टन की पैदावार होगी। जी बिल्कुल। और दूसरा सर, जो हमारी 26-27 मिलियन टन की थी वो कम हो गई ना। दूसरा सर, अब ये है कि जो रेट का अनाउंसमेंट किया, आप देखेंगे कितना बड़ा हमारे साथ धोखा है कि रेट हमें कहा गया कि जी 3500 रुपए के होगा। 3500 रुपए में खरीदार नहीं है, 3500 रुपए का खरीदार सामने कोई नहीं है। एक बंदा रेट का ऐलान कर देता है, खरीदार आगे प्राइवेट पार्टियां हैं, उनकी मर्जी है वो खरीदे या ना खरीदे। गवर्नमेंट इसमें कुछ इंटरवीन नहीं कर रही। ये सिर्फ और सिर्फ किसान से धोखाधड़ी की जाती है। जिस तरह पहले किया गया, इसी तरह इस साल भी उसको बेवकूफ बनाएंगे। लेकिन ये इस बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे कि आपका एतबार जा रहा है, आपकी जुबान पे एतबार खत्म हो रहा है, लोग आप पे एतबार करना खत्म कर देंगे। और इस हद तक मुआशी हालात हमारे खराब हो चुके हैं, सॉरी जी, इस हद तक हमारे मुआशी हालात खराब हो चुके हैं कि अब इसके बाद हमें ये जो जंग है बॉर्डरों पे लगी है, खुदा ना खास्ता हमारा मुल्क है, हम इसके लिए जाने भी देने को तैयार हैं, लेकिन जो भूख मरेगा तो फिर वो चोरी करेगा किसी से। तो मैं सब ये 3500 रुपए फी मन पे जो प्राइवेट पार्टीज हैं वो क्यों नहीं इस वक्त ये खरीद रही, या क्यों इस वक्त ऑर्डर बुक नहीं कर रही? वो किस बात का इंतजार कर रहे हैं? जब ये सारी गंदम मार्केट में आ जाएगी, क्या उस वक्त फिर कीमत गिरने का इम्कान पैदा हो जाएगा? सर देखिए, अभी गंदम की स्विंग स्टार्ट है। 3500 रुपए में गंदम इन्होंने जब तैयार होगी ये खरीदेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो तो कभी भी आपने गन्ने में नहीं देखा कि गन्ने में
रेट और अनाउंस हुआ 450 रुपए हुआ और खरीदी गई 300 रुपए में गन्ना खरीदा गया, किसी ने 350 में खरीदा। प्राइवेट सेक्टर तो कुछ नहीं करता। वो देखे ना, अब चीनी जो है 210-20 रुपए पे गई है, उसका किसी ने नाम नहीं लिया कि चीनी क्यों गई है। गन्ना तो पिछले साल का खरीदा हुआ है, चीनी तैयार हुई यानी आपकी चीनी जो है मार्च में एंड हो जाता है सीजन, उस वक्त तक सारी चीनी आपकी तैयार होती है। वो जो चीनी स्टोरों में पड़ी हुई थी उसका 100 रुपए केजी उसमें रेट का इजाफा कर दिया गया। उनसे किसी ने कुछ नहीं सवाल किया कि आपने 100 रुपए केजी, अरबों रुपए आप कौम से हड़प कर गए हो, क्यों किया आपने ऐसा, वो किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। लेकिन अगर किसान को कहीं पे नुकसान पहुंचाना हो तो उसके लिए पूरी मशीनरी भी हाजिर है, पुलिस भी हाजिर है, इंतजामिया भी हाजिर है। किसान को पूरे डंडे भी मारेंगे, उसे दबाएंगे भी, उससे गंदम भी छीनेंगे। ये आज अगर गवर्नमेंट को गंदम कम पड़ गई, जरूरत पड़ेगी, हमारे खेतों तक पुलिस चली जाती थी आज से 2-3 साल पहले सर। हमसे जबरदस्ती गंदम एसी साहिबान, डीसी साहिबान जबरदस्ती उठवा लेते थे, हमारे घरों से छापे मारे जाते थे। ठीक है, बहुत मसूद साहब सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।